हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक और नए क्लास में। आज का ये तीसरा वीडियो है और एक और वीडियो आने वाला है। यानी कि कल के एग्जाम में ऐसा हम लोगों को लगना चाहिए कि हम लोग पढ़ के आए हैं, कोनो बात की टेंशन नहीं है। ठीक है, तो कल का एग्जाम जो है तहलका मचा के आना है एसएसटी में। एसएसटी जो है हम लोगों का अपना सब्जेक्ट है, लेकिन जो है कुछ प्रॉब्लम जो है कुछ लड़कों को हो जाती है जो लोग नहीं पढ़े हैं, चाहे जो है उनके टीचर्स लोग जो है बेहतर नहीं पढ़ा पाए हैं। ठीक है, तो हम आज पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, हिस्ट्री का जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। आज जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, यानी कि ये तीसरा वीडियो जो है इकोनॉमिक्स का है। और इकोनॉमिक्स जो है ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमने लिया है जो क्वेश्चंस बैंक में देखेंगे तो हर एक साल में ये प्रश्न पूछे ही पूछे गए हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो के देखने के बाद आपके जो भी इकोनॉमिक्स में डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो समझते हैं, ये हम जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आप लोगों को बता रहे हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पे आप जो है आराम से बनाकर आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास क्या है, ये लघु उत्तरीय का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा समझते हैं। वैसा विकास जो समाज के सभी लोगों के लिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सबके लिए किया जाता है, उसी को समावेशी विकास कहा जाता है। वैसा विकास जो समाज के सभी वर्गों के लिए किया जाता है उसी को समावेशी विकास कहते हैं। कितना आसान था। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि बांटने की एक ऐसी प्रणाली जिसमें गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है, सबको समान मात्रा में बांटा जाता है, उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वितरण की एक ऐसी प्रणाली जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान मात्रा में खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है, उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हमने के घरे राशन मिलता है महीने महीने सरकार के तरफ से, वो जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण यानी कि विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को एक जगह पे करना, विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करना और एक बाजार का रूप देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक जगह करके एक बाजार का रूप देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास को समझाएं। सतत विकास वैसा विकास जो हमारी वर्तमान की अवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करता है और हमारी आने वाली पीढ़ी तक को भी ये विकास जो है पहुंचते रहता है, उसी को सतत विकास कहते हैं। सतत मतलब कि लगातार चलते रहे, जब तक कि पृथ्वी रहे तब तक विकास का काम होते रहे। यानी कि सतत विकास वैसा विकास जो हम लोगों की वर्तमान की आर्थिक स्थितियों को सुधारता है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी आर्थिक स्थितियों को सुधार कर और भी आगे तक यानी कि विकसित होते जाता है, उसी विकास को सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट है कि साख मुद्रा किसे कहते हैं, इसे समझाएं। साख मुद्रा के अगर आसान भाषा में कहल जाए तो साख मुद्रा चेक, ड्राफ्ट, ये सब जो है साख मुद्रा है। यानी कि बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं और पैसे के रूप में हमें कोई जो है साख दिया जाता है, जैसे कि चेक दिया जाता है, ड्राफ्ट दिया जाता है, उसी को साख मुद्रा कहते हैं। यानी कि वैसा मुद्रा जिसे हम लोग कागज के रूप में उपयोग करते हैं और उसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, उसी को साख मुद्रा कहते हैं। या तो एक और बात, एक और आंसर इसका लिख सकते हैं कि बैंकों के विश्वास पात्र के अनुसार जो मुद्रा अन्य जगहों पे चलाया जाता है, उसी को साख मुद्रा कहते हैं। जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, ये सब एग्जांपल में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्यापार अवरोधक क्या है। व्यापार अवरोधक को समझाएं। यानी कि व्यापार अवरोधक, अवरोधक मतलब कि रोकने वाला, यानी कि व्यापार करने में जो बीच में कठिनाई आती है उसी को व्यापार अवरोधक कहते हैं।
व्यापार करने में जो बीच में कठिनाई आती है उसी को व्यापार अवरोधक कहते हैं। जैसे कि विश्व व्यापार करने में जो है सरकार के द्वारा कठिनाई आती है कि आप जो है अलग देश में जाकर व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी है। यानी कि विश्व में व्यापार को बढ़ाना, व्यापार करना, इसमें जो रुकावट आता है उसी को हम लोग व्यापार अवरोधक कहते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या क्या है। अब इस शब्द क्वेश्चन देख के आप लोग तो हैरान हो गए होंगे, लेकिन कितना आसान है। जब गांव देहात में 10-20 गो औरत के इकट्ठा करके जो लोन दिया जाता है ओकरे जो है सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है। समझ गए? यानी कि बैंकों द्वारा गांवों में महिलाओं को एकत्रित करके छोटे छोटे कामों के लिए जो ऋण दिया जाता है उसी को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है। यानी कि कोई संस्था है जो किसी कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देते हैं, वही संस्था कहलाते हैं सूक्ष्म वित्तीय संस्था। यानी वैसी संस्था जो किसी कार्य के लिए ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे मात्रा में ऋण देते हैं उसी को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग को बताएं। आउटसोर्सिंग मतलब कि बाहर से आने वाला इनकम, यानी आउटसोर्सिंग। तो इसको थोड़ा समझते हैं। जब कोई कंपनियां अपने वस्तुओं का उपयोग नहीं करके बाहर के वस्तुओं का उपयोग करती है और उसी से फायदा कमाती है, उसी से प्रॉफिट कमाती है, उसी को क्या कहते हैं? तो आउटसोर्सिंग कहते हैं। जब कोई कंपनियां अपने वस्तुओं का उपयोग नहीं करके दूसरे कंपनियों के वस्तुओं का उपयोग कर प्रॉफिट कमाती है उसी को आउटसोर्सिंग हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है मंदी का असर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी मंदी जब हुआ भारत में तो भारत के में क्या प्रभाव पड़ा मंदी जब हुआ था। तो इसका आंसर कि भारत में मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भारत जो है पूंजी से मजबूत है, यहाँ के इंजीनियर लोग मजबूत हैं, यहाँ के जो व्यापारी लोग मजबूत हैं, कृषक लोग मजबूत हैं, जिसके कारण मंदी का असर भारत पर उतना नहीं पड़ा जितना कि विश्व के सभी देशों पर पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं। गैर सरकारी सेवा यानी कि वैसा सेवा जो सरकार के द्वारा नहीं करके जो निजी लोगों के द्वारा किया जाता है उसी को गैर सरकारी सेवा कहते हैं। वैसी सेवा जो सरकार के द्वारा नहीं करके लोगों के द्वारा किया जाता है उसी को गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे कि सैलून, उद्योग, यानी कि सैलून हो गया। अब सरकार सैलून थोड़ी खोलेगा, सैलून तो हम ही आप लोग खोल सकते हैं। दुकान, ये सब जो है गैर सरकारी सेवाएं हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाती है लेकिन बिना किसी सरकार के मदद के। समझ गए? अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय यानी कि राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या से भाग देंगे तब प्रति व्यक्ति आय निकलता है। सिंपल सी परिभाषा कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जितना आता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो कुल जनसंख्या का जितना भी इनकम होता है उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। अब मान के चलिए कि हमारे घर में जो है 50 गो आदमी है, 50 जितना कमाएगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अब पूछल गया कि एक आदमी कितना कमाया, तो सबके पैसा मिला के 50 से डिवाइड दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, है कि नहीं? तो ये भी जो है आप समझ गए होंगे। अब जो है बात करते हैं, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस 12 हमने ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें से 2 प्रश्न जो है आपके कल एग्जाम में छपने वाले हैं। लेकिन अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस भी जो है एक आ ही जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव की चर्चा करें। वैश्वीकरण से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा करें। तो वैश्वीकरण हम पहले ही समझा दिए हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो जब विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को एकत्रित कर एक बाजार का रूप दिया जाता है उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो आप समझा सकते हैं कि वैश्वीकरण से आम आदमी यानी कि हमनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब मुद्रा क्या है। अब पैसा नहीं जानते हैं कि पैसा क्या है, किन्हीं 5 लोगों की व्याख्या करें। अब मुद्रा को लेकर कोई 5 लोगों के बताएं कि कौन अमीर है, कौन व्यापारी है, कौन मुद्रा के कैसे उपयोग करता है, क्या नहीं करता है। ये सब आसान प्रश्न है यार,
नेक्स्ट है व्यवसायिक बैंक किस प्रकार ऋण प्रदान करते हैं। व्यवसायिक बैंक, व्यवसायिक कहने का मतलब प्राइवेट बैंक जो है किस प्रकार ऋण प्रदान करते हैं, यानी क्या कर लेते हैं तो हमने के जो है लोन देंगे, यही तब व्याख्या करना है आपको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय परिभाषा देना है, राष्ट्रीय आय अब के बताए है कि नहीं। अब इसकी गणना यानी कि इसकी कैसे गणना की जाती है, तो देश की कुल जनसंख्या के जितना भी प्रति व्यक्ति आय होता है सबको गुना कर देते हैं, वही हो गया का राष्ट्रीय आय। ये सब एकदम आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें, यानी कि वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु बदला जाता है, उसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे कि गांव देहात में हम नानी यहाँ जाते थे तो चावल दाल से जो है टॉफी उफी मिलता था, तो वही जो है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी पैसा नहीं सामान से सामान बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेवा क्षेत्र के विकास के आधार पर संरचना के महत्व को समझाएं, यानी सेवा क्षेत्र। अब बताइए 3 प्रकार के क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और कौन होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बड़ी आसान है। नेक्स्ट है व्यवसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें, यानी जो व्यवसायिक बैंक होता है प्राइवेट बैंक, उसके क्या क्या कार्य हैं आप उसकी विवेचना करें, बताएं कि उसका क्या क्या कार्य है। तो अब इस 7 को लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम बता दिए, और यही 7 को में से एक इकोनॉमिक्स में जो है छपे वाला है। तो ई इकोनॉमिक्स आज कंप्लीट हो गया आज का। अब एक अगला वीडियो भी 1 घंटा बाद आने वाला है, यानी हो गया आपका हिस्ट्री, हो गया हिस्ट्री करवा दिए। उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस हो गया है, पॉलिटिकल साइंस हो गया तो अब का बच गया, तो इकोनॉमिक्स हो ही गया, तो इकोनॉमिक्स भी जो है करवा ही दिए अभी, ये भी देख लीजिए। लेकिन 1 घंटा बाद जो है ज्योग्राफी पे आने वाला है। जियोग्राफी जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो देखे हैं तो वीडियो को बंद कीजिए और तुरंत जो है इसका एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। सो गाइस वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।